जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था चैप्टर 2। आइए, सवाल तो बहुत है, ठीक है, कंफ्यूजन तो बहुत है, सॉल्यूशन का पता नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि व्यूज क्या नहीं आ रहा है। जब आप ही लोग के कहने पे हम आपके हिसाब से जब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आप ही लोग उसको नहीं देखिएगा तो क्या फायदा है पढ़ाने। फिर भी कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, उनका दिल से धन्यवाद। मुझे पता है कौन से लोग सपोर्ट करते हैं, कौन से लोग नहीं करते हैं। चलिए, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, क्या ही जवाब दिया जाए, क्या ही रिप्लाई किया जाए। चल रहा है, चलने दिया जाए, जैसे होगा होगा, देखा जाएगा। देखिए, आज जो हम लोग का टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि में होने वाली कठिनाइयां। देखिए, अब ये लगभग हमारा एक दो क्लास और बचा हुआ है इसमें, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई चीज आप चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, कोई दूसरा क्लास से अगर आप पढ़ना चाहते हैं कुछ चीजें, आप एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिए, या इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर सोच रहे हैं एक चैप्टर और आगे लेके जाएंगे, या देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। फिलहाल बात यही है कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा लाइक्स कमेंट शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मनोबल मिले, हम भी आगे इसको पढ़ा सकें। आज जो है राष्ट्रीय आय की गणना विधि में होने वाली कठिनाइयों के बारे में देखिए। अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना करने जाते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती है, ठीक है। कठिनाइयां कैसे? तो बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जो अपना रियल इनकम गवर्नमेंट को बताते हैं। आप अपने लोकल एरिया में ही देखिएगा, लोकल एरिया का जो मार्केट है वहां पे बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जिनका इनकम इतना ज्यादा है कि वह इनकम टैक्स के अंदर में आते हैं, लेकिन चूंकि वह बिल प्रॉपर काट के नहीं देते हैं, एक कागज पे बिल बन जाता है और उस कागज के बिल का कोई जीएसटी नंबर होता नहीं है, तो इसकी वजह से वह इनकम टैक्स दे नहीं पाते। अब जनगणना वाले लोग आएंगे तो कहेंगे कहाँ पैसा कमा रहे हैं, महीना में तो 20,000 तो नहीं होता है, दुकानदारी में ये है वो है, ये नुकसान वो नुकसान, यहाँ ये देना वो देना। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि पैसा बहुत कमाते हैं, यानी कहने का मतलब कोई रियल इनकम बताता नहीं, ठीक है। तो इसी सब चीज से बारे में हम चर्चा करेंगे आज। अंत तक हमारे साथ बन रहिएगा, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, मजा आएगा। आइए देखिए। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई है, तो सबसे पहली कठिनाई है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां, ठीक है। सबसे पहली कठिनाई है आंकड़ों को एकत्र करना। अब देखिए, इतना बड़ा देश, 150 करोड़ जनसंख्या वाला देश, और इस देश में अगर आप जाइएगा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, लोगों से पूछने के लिए, तो आंकड़ा जो है, डेटा जो इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है, ठीक है। इतना ज्यादा समय लग जाता है कि क्या बताया जाए। यानी कहने का मतलब है कि आंकड़ा जब आप इकट्ठा करने जाइएगा तो उसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, बहुत कठिनाई आंकड़ा इकट्ठा करने में। ऊपर से कोई आदमी सही आंकड़ा दे नहीं पाएगा, ठीक है। कोई भी इंसान है कभी अपना रियल इनकम नहीं बताएगा, ठीक है। कितने भी महान, कितने भी ईमानदार लोग हो, 99% लोग ऐसे होते हैं जो अपना रियल इनकम कभी नहीं बताएंगे। फिर उनको पता है कि रियल इनकम बता देंगे तो इनकम टैक्स के अंदर में आ जाएंगे, और इनकम टैक्स के अंदर में आ जाएंगे तो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इनकम टैक्स चोरी, और यही काला धन होता है। जिस पैसे पे, अगर आप, जो पैसा आपका इनकम टैक्स के अंदर में आता है, और अगर आप उस पैसे पे इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो ये आपके पास काला धन है, ठीक है। अब इसके खिलाफ कार्रवाई होती है, सरकार आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। देखिए, टैक्स भरना चाहिए। अगर आप उस दायरे में आ रहे हैं, अगर आप पैसे कमा रहे हैं उस दायरे में अगर आप हैं, तो टैक्स भरिए। टैक्स से ही देश का विकास होता है, टैक्स से ही जो है आपको ये सारे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टैक्स से ही मजबूत होता है, ठीक है। तो पहली कठिनाई समझ गए आपको कि आंकड़ों को इकट्ठा करने में कठिनाइयां होती है, ठीक है। दूसरी कठिनाई है दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना की संभावना। अब देखिए ये क्या होता है। मान लीजिए कोई आदमी जो है बिहार में, ठीक है। अब बिहार में जनगणना करने वाले लोग आए, अब बिहार में जनगणना करने वाले लोग आए, तो वहां उनके घर वालों ने क्या किया, उनका इनकम बता दिया कि भाई ये आदमी है, ये डॉट डॉट कुमार है, इनका इतना इनकम है, ये चीजें याद कर दिया। वो आदमी कहीं महाराष्ट्र में अगर अथी कर रहा है, काम कर रहा है किस फैक्ट्री में, ठीक है, और महाराष्ट्र में उसको रूम पे अगर कुछ जाए जनगणना करने के लिए, वहां वो भी बता रहे, यानी एक व्यक्ति का डाटा दो जगह क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो अब इसमें भी समस्या आएगा,
ठीक है। अब देखिए अभी तो खैर जनगणना ऑनलाइन वगैरह हो रहा है तो ये समस्याएं शायद कम हो जाए, लेकिन चूंकि पुराने समय की हम बात करें, बुक अभी हमारा पुराना है, तो उसमें ये दोहरी गणना की संभावना जो है इसकी समस्याएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि एक आदमी है अगर कहीं गलती से उसका इनकम 2 जगह लिखा गया तो रियल इनकम तो आ नहीं पाएगा। ठीक है, रियली जितना इनकम होना चाहिए, अब कोई आदमी 100 रुपया कमा रहा है, 2 जगह लिखा गया तो क्या हो जाएगा, इनकम 200 रुपया हो जाएगा, दिखना तो 100 रुपया चाहिए। तो ये भी संभावना है कि फिर से उसको दोबारा गणना करना पड़े, तब जाके हमको रियल चीज मिलेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है दोहरी गणना की संभावना, कि भाई एक बार जनगणना हुआ, एक बार हम काउंट कर लिए, फिर उसको कहीं और अगर गलती से लिखा गया या गलती से कहीं और उसको अगर एथी कर दिया गया, मेंशन कर दिया गया, ये भी क्या है, ये भी हमारे लिए समस्या है। तीसरा जो है सबसे बड़ी समस्या, मूल्य मापने की समस्या। मूल्य मापने में कठिनाई। अब देखिए मूल्य मापने में कठिनाई का मतलब क्या है। एक बात बताइए, चीनी जो आप यहाँ मार्केट में 40 रुपए किलो खरीदते हैं, 40 पर केजी खरीदते हैं, होलसेल वाला को यही चीनी क्या है, होलसेलर वालों को यही चीनी आपको 36 से 37 रुपए पर केजी आता है। जहां फैक्ट्री में बनेगा, फैक्ट्री से निकलेगा, तो इस चीनी का दाम आपको 25 रुपए से लेकर के 30 रुपए प्रति केजी के। अब बताइए कि अगर आपको मूल्य मापना है, आप 40 लीजिएगा कि 36 से 37 लीजिएगा कि 25 से 30 लीजिएगा, बताइए। यानी कहने का मतलब है कि जो चीजें है जिसका एक्चुअल प्राइस क्या है, ये सबसे बड़ी कठिनाई है। कोई सामान आपको अगर महाराष्ट्र में बन रहा है तो वह सामान आपको महाराष्ट्र में सस्ता मिलेगा, वही सामान महाराष्ट्र से बिहार आएगा तो बिहार आने में उसको क्या है, सबसे बड़ा खर्च है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस पर लगेगा, यानी इसका मतलब क्या है, वो सामानें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। अब मान लीजिए हो सकता है कोई सामान अगर महाराष्ट्र में अगर 70 रुपए के हिसाब से मिल रहा है तो वह बिहार आते आते क्या हो जाए, 100 रुपए, ये भी संभव है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मूल्य मापने में कठिनाई, कि किस सामान का दाम कितना तय किया जाए, किस सामान का दाम कितना होगा, इसको तय करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी सामान का दाम एक देश के एक हिस्से में कुछ और है, देश के अगले हिस्से में कुछ और आ जाता है। उसके पास किसान के पास अनाज है, उसका दाम कुछ और है, और मिल में चला जाएगा चावल उनके आएगा, उसका दाम कुछ और है। तो मूल्य किस बेसिस पे मापेंगे, ये सबसे बड़ी कठिनाई है। तो जो लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, जो लोग सांख्यिकी विभाग में होते हैं, उन लोगों के सामने ये 3 कठिनाइयां जो है, सबसे ज्यादा 3 कठिनाइयों का सामना करता पड़ता है। पहला, आंकड़ों की इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा, अगर कहीं गलती से एक का आय दूसरी जगह लिखा गया तो दोहरी गणना की संभावना हो जाएगी, दोबारा उसको करके करेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा, जब मूल्य मापने में कठिनाई है कि किसी सामान का कीमत कहाँ के हिसाब से क्या होना चाहिए और किसको हम मान करके चले। अब महाराष्ट्र में वो चीज 70 रुपए मिल रहा है, बिहार में 100 रुपए मिल रहा है, तो अब उसको 70 मान के चले उसका दाम, 100 मान के चले उसका दाम, ये बहुत बड़ी कठिनाई है। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक था, नोट कर लीजिए इसको। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं, आप वो समस्याएं हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।